इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सदर अस्पताल के कर्मचारी ने दूसरे राज्य को भेज दी रेबीज वैक्सीन की डोज, हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हॉर्निया के ऑपरेशन के साथ हाइड्रोसिल काट के हटा देने के मामले में 1 महीने बाद नर्सिंग होम के संचालक और डॉक्टर पर FIR दर्ज, घटना के बाद से फरार है सब। और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में लगी आग, अफरा तफरी के बीच फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुजफ्फरपुर से ओडिशा के रास्ते हरियाणा में एंटी रेबीज वैक्सीन डोज की खेप को खपाने के मामले का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में हरियाणा की विशेष पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के OT असिस्टेंट नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर हरियाणा ले जाने की कवायद में जुट गई है। नीलेश कुमार पर आरोप है कि उसने ओडिशा के दवा सप्लायर अनिरुद्ध गौड़ा को एंटी रेबीज वैक्सीन डोज की बड़ी खेप बेचा था।
जिसके एवज में उसे मोटी रकम मिली थी। अनिरुद्ध गौड़ा इस वैक्सीन को हरियाणा के एक शख्स प्रवीण कुमार को सप्लाई कर रहा था। इसकी भनक हरियाणा पुलिस को लग गई। उसने ओडिशा में छापा मारकर अनिरुद्ध गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया और हरियाणा पुलिस ने सोमवार की देर रात मुजफ्फरपुर से आरोपी नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। हरियाणा पुलिस के आईओ इंद्र सेन आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरे मामले की आंतरिक जांच करेगी कि सेंट्रल स्टोर से ओटी असिस्टेंट के पास दवा कैसे जाती थी। गिरफ्तारी हो गई एंटी रेबीज ब्लैक मार्केटिंग पेपर से हमको सूचना मिली है। विभागीय कोई सूचना नहीं दिया है कोई। आते आते हम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो उपाधीक्षक होते हैं उन्हीं के अंडर में टोटल अस्पताल की जवाबदेही रहती है। उनसे हम कारण पूछे हैं कि कारण बताइए कि क्या है, क्या मामला है, डिटेल वो आवेगा तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे। टीम बना करके जाँच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग सदर अस्पताल के इसमें दोषी पाए गए हैं? अभी तो हम दोषी नहीं कर सकते हैं। एक के बारे में आया है कि एक कोई पुलिस कस्टडी में गया है, कोई नीलेश करके ओटी असिस्टेंट है उसी को। और तो कितने वर्षों से नीलेश यहाँ काम कर रहे हैं? काफ़ी पुराना स्टाफ है। कौन सी दवाई को सर मतलब यहाँ से? ARV का है जो कुत्ता सियार या भेड़िया काटता है उसमें इस्तेमाल होता है, उसी के बारे में है ARV एंटी रेबीज वैक्सीन। उसी के बारे में। कितने बॉल ले जाने की बात कही जा रही है? तो अभी तो जांच पर आवेगा कि कितना का है, लेकिन ऐसे जो मीडिया में आया है उसमें 497 भाल का समाचार मिला है। 497 भाल। दूसरा मामला है, इससे पहले कोरोना काल में एंटीजन का हुआ था और अब सेंट्रल स्टोर लगातार सवालों के घेरे में। इसमें सेंट्रल स्टोर का हमको नहीं लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सेंट्रल स्टोर मंगाता है और खर्च करने वाले को देता है। खर्च जो होता है अस्पताल का जो स्टोर है अलग, उस स्टोर का जवाबदेही मेन होता है कि वो किसके प्रिस्क्रिप्शन पर कौन सी दवा कितनी लिखी गई है उतना देने की जवाबदेही उसकी होती है। सेंट्रल स्टोर डायरेक्ट मरीज को कोई दवा नहीं देती है, इसलिए इसमें उसका ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट जहाँ एक्सपेंडिचर का पॉइंट है वही पॉइंट पर। दोनों स्टोर के बीच में कहीं ना कहीं लैकनेस हुआ है जिसका फ़ायदा उठाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक्सपेंडिचर वाला बिंदु पर जांच होगा तो क्लियर आएगा मामला, लेकिन उसमें सेंट्रल स्टोर तो है कि जहां से डिमांड जाता है उतना डिमांड उसको देना होता है। ये यहाँ से सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से 497 इंजेक्शन बजरिया डाक वहाँ भेजे थे, जो बिहार गवर्नमेंट के इंजेक्शन थे, जो कि नो फॉर सब सेल के थे, जिनके ऊपर कोई MRP नहीं था। यहाँ से इस बंदे ने किसी को 400 रुपये में बेच दिया और वो आगे वो 3000 रुपये में बेच रहा था, जिसको हमने पकड़ा था पहले। कितने लोगों की गिरफ्तारी टोटल इसमें? 3। 2 हरियाणा से है, 2 हरियाणा से। उड़ीसा के भी किसी की गिरफ्तारी नहीं, एक उड़ीसा के पहले हुई थी, एक हरियाणा, एक उड़ीसा और एक बिहार। 3। सर उसी लोग की गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई? यस। इनकी क्या भूमिका थी इसमें? ये यहाँ से इसी ने तो इंजेक्शन यही सप्लाई का। हाँ। अच्छा, मोटा पैसा भी लेता था क्या इसके बदले में? पैसा तो 400 रुपये। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के सकरा में झोला छाप डॉक्टर ने एक व्यक्ति का पहले हर्निया का ऑपरेशन किया और तबीयत बिगड़ने पर मरीज का हाइड्रोसील ही काट कर निकाल दिया था। इसके बाद तो मरीज की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। नर्सिंग होम के संचालक ने दूसरे डॉक्टर से दिखवाया, वहां फिर पेट का ऑपरेशन किया गया। कह सकते हैं कि मरीज की जान जोखिम में डाल नर्सिंग होम वाले पैसा बनाने में लगे रहे। मामला संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के 1 महीने के बाद प्रशासन ने अवैध नर्सिंग होम के संचालक ब्रिज बिहारी चौधरी, नर्स सविता कुमारी और डॉक्टर AR श्रीवास्तव पर सकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि मीडिया के माध्यम से सिविल सर्जन को सूचना मिली कि सकरा के एक निजी अस्पताल में स्थानीय कैलाश महतो का गलत ऑपरेशन कर दिया गया है।
और मरीज की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर, कर्मचारी और अस्पताल संचालक फरार हो गया। उसके बाद मरीज को तुरंत सदर अस्पताल लाकर इलाज शुरू करा दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि सकरा इलाके में कई अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से ऐसे नर्सिंग होम पर कार्रवाई करने की मांग की। दर्शकों को बता दें कि पहले भी सकरा इलाके की एक महिला का दोनों किडनी निकाल लिया गया था। वहीं एक दूसरी महिला का पेशाब की नली काटकर हटा दी गई थी। ये दोनों महिलाएं अभी भी इलाजरत है। वहीं यह तीसरा मामला प्रकाश में आने के एक सप्ताह के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। सकरा इलाके में फर्जी डॉक्टर मरीज की जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसे नर्सिंग होम को बंद कराने में विफल साबित हो रही है। सकरा में हुआ था सर। सकरा में इनको है ना ऑपरेशन श्रीवास्तव जी कन करवाए थे। 13,000 रुपया में बात हुआ था। उसके बाद जाके पूरा फाइनल बोला कि 13,000 में हम एकदम कंप्लीट कर देंगे, तो 12,000 रुपये ले लिए। उसके बाद इनको हरुनिया का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जाके इनको ऑपरेशन किए। उसके बाद वो चले गए, आधो घंटा नहीं रुके चले गए। उसके बाद कल हो गए ऐवे नहीं किए, परसों हो गए आए। उसके बाद फिर टाका फाका खोल के वो हाइड्रोसिल काट के हटा दिए। हम लोग जब पूछे सर क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो बोलिए नहीं रहे थे। बोला जो कष्ट था सो निकाल दिए। सर क्या निकाले, तो उनको मैडम बोलती है कि इनको हाइड्रोसिल काट के हटा दिया है, वही कष्ट था। उसके बाद फिर पेट फूलने लगा। उसके बाद पेट इतना फूलने लगा कि 4 दिन रख लिए। इतना सुइया पानी वहाँ दे रहा था कि पेट पच ही नहीं रहा था, पूरा स्थिति खराब। फिर मुजफ्फरपुर से वो हम डॉक्टर असिस्टेंट को बुलवाए, तो देखें कि पेट पूरा फूला हुआ है। तो बोला कि इनको बिना पेट खोले कोई उपाय नहीं, इनको आँत उत उझरा गया है या इन्फेक्शन से, हरुनिया के इन्फेक्शन से इनको पेट फूल गया है। इनको बिना पेट खोले कोई उपाय नहीं है। उसके बाद जाकर 2 लोग के जमा किए, वहाँ के मुखिया के ये सब के जमा किए। तो बोला ठीक है, वो अगला रिक्स लिया कि चलिए हम भर्ती कराते हैं मुजफ्फरपुर, कहीं नहीं आपको जाना है, हम इलाज करवाएंगे। उसके बाद जाके वही चनकिया नर्सिंग होम में चांदनी चौक वही लोग ले जाकर भर्ती करवाया। आज कहाँ है? सदर अस्पताल है। आज सदर अस्पताल है। अब कहाँ इलाज कराइएगा? अब यहीं करवाएंगे, क्या करेंगे। वो लोग, हम लोग के पास पैसा नहीं है। अब वो लोग बोले हैं, वो लोग भाग गया। वो लोग भर्ती करा के थोड़ा बहुत पैसा दे के चला गया। उसके बाद हम लोग अब क्या करें, कर्जा महाजन कर के 2-3 लाख रुपया से ऊपर खर्चा है। अब यही कोई कर्जा नहीं दे रहा है। हम लोग कमाने खाने वाले हैं। सकरा का मामला जो आज से 3-4 दिन पहले आई थी, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिविल सर्जन महोदय को ये सूचना मिली। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मैनेजर को ये पत्र लिखा कि अपने स्तर से पूरी विस्तृत जांच करते हुए रिपोर्ट कार्यालय को दे, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में कल मीडिया बंधुओं के माध्यम से पेशेंट भी आए हुए थे, उनको देखा गया है। पेशेंट ने अपना बयान भी दिया है और एक रिपोर्ट जांच हेतु दी है। तो इस संबंध में भी आज मैनेजर को सूचना दी गई है, कही गई है कि आप उसके घर पे जाके पेशेंट से मिल करके, कैलाश महतो नाम का जो पेशेंट है जिसके साथ ये घटना घटी है, उसे सदर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज कहीं भी जाना चाहे जहाँ उसकी इच्छा हो, उसे ला के भर्ती करा के विस्तृत रूप से क्या मामला है, क्योंकि जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा कि है क्या चीज़। अभी तो है कि मीडिया से जो आ रहा है वही पता चल रहा है। तो आज इसको कहा गया है कि अगर वो आना चाहे यहाँ, चाहे मेडिकल कॉलेज, तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी भर्ती कराए और उसकी जांच होगी और इलाज, अगर यहाँ संभव है तो उसकी पूरी इलाज होगी। अभी तक यही मामला है। नर्सिंग होम पे क्या पूछता है भाई? नर्सिंग होम पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जैसा बताया कि उसके यहाँ 2 बार गए थे, लेकिन ताला बंद करके फरार है। संभवतः उस पर कल FIR भी हो गई है। FIR की कॉपी मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि 223/23 उसका FIR नंबर है। तो इस बार FIR हो गई, पुलिस भी उस पर कार्रवाई के लिए तत्पर है। जल्दी तालाबंदी हो? जी, तालाबंदी क्या, उस पर बंद हो गया तो बंद हो गया। अब जब तक जांच नहीं होगी तब तक नहीं खुलेगा। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार को अचानक आग लग गई। घटना से बैंक में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। बताया गया कि बैंक में काम कर रहे लोगों ने बैंक के किचन से निकल रहे धुआं देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर पुलिस और एक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई।
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बैंक प्रबंधन की ओर से आग लगने से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। किचन में काम कर रहे एक बैंक कर्मी मामूली रूप से झुलस गया, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगी हुई थी, जिसका सूचना 101 या 112 पर इन लोगों ने दिया फायर ब्रिगेड को। वहां से 2 यूनिट गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, एक एमटी वाहन वहां से तुरंत प्रस्थान की, यहां अभी भी कार्य कर रही है। फिर उसके बाद धुआं काफ़ी भर गया था, उसके लिए एग्जैक्टिंग का बुलाया गया है और फिर यहाँ कार्यरत है। अभी भी काम चालू है। देखिए कब तक ये लगभग कंट्रोल, कोई किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत अब नहीं है, लगभग कंट्रोल हो चुका है। आग लगने का कारण कुछ? आग लगने का कारण वही शॉर्ट सर्किट है बस। कितने से आग की शुरुआत हुई थी? लगभग आग लगी है आपको घटनास्थल 12 बजे के लगभग। किचन से लगी है आग? नहीं, किचन से नहीं लगी है, वहाँ एक पानी पीने के लिए था, उसी से शॉर्ट सर्किट से लगा। आरओ ना? हाँ, आरओ था। अच्छा, कोई घायल? हाँ, एक हल्का सा वो बोल रहे हैं कि लगा हुआ है, मैंने उनको कुछ घायल हुए हैं तो वो हॉस्पिटल फिलहाल वहाँ चले गए हैं। हम लोग फिलहाल इसी पर अभी कार्यरत कर रहे हैं। और किसी प्रकार का कोई फिर अप्रिय घटना का लगा कंट्रोल करने में? लगभग हम लोग का यहाँ 1 घंटा से अभव लग चुका है। ठीक है। हाँ, अभी मुख्य रूप से वही धुआं है और कुछ भी नहीं। आग पर किसी प्रकार का मैंने सब तरह कंट्रोल हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच के बड़ी घटना को होने से बचाई है। हाँ, ये तो आप लोग यहाँ से जनता भी पूछ सकते हैं, यहाँ के जो कार्यालय के हेड है वो वैसे पूछ सकते हैं कि हम लोग सही समय पर, जो मेन है सही समय पर सूचना दीजिए, हम लोग सही समय पर आएंगे। हम लोग का यही करते हैं। अपना नंबर बता दीजिए, कौन से नंबर पर संपर्क? हम लोग का कभी भी फायर ब्रिगेड के लिए 101 या तो 112 पर संपर्क कीजिए, सदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ओके, धन्यवाद। हमारा नाम जगत कुमार है। कुछ क्षति नहीं हुई क्या? क्षति वही बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से जो था फ्रिज वगैरह पानी का जो वही सब क्षति हुआ, कुछ विशेष क्षति नहीं हुआ। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए जो यंत्र थे उपलब्ध है, उसी के कारण इन लोग प्रयोग किया है, जिससे काफी बचाव हो चुका है। अगर आप भी शाही लीची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बाजारों में शाही लीची ने दस्तक दे दी है। लीची की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके मिठास के दीवाने कीमत की परवाह नहीं कर रहे हैं। वैसे 20 मई तक मंडियों में यह उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद इसकी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। लीची व्यापारियों का मानना है कि वर्षा नहीं होने की वजह से इसके पैदावार पर असर पड़ा है, जिससे कीमत में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग रोड और स्टेशन रोड में 200 से 220 रुपए सैकड़ा लीची बेची गई। आपको बता दें कि इस साल अभी तक वर्षा नहीं होने से लीची का फल सूखकर छोटा हो गया है। ये अभी 200-250 का मिल रहा है। वाला लीची खरीदना है जी, ऐसा है ना, ये बहुत शाही लीची देश विदेश में भी मशहूर है और हम अभी आए हैं अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ लीची लेने। देखे फल छोटा है, इसीलिए 500 तक लेके भेज देते हैं ताकि सब स्वाद चख सके। बाहर भेज रहे हैं? जी, बाहर भेजते हैं हर साल, इस बार भी भेजेंगे। कैसा लीची है? ये लीची शाही है, खाने में भी ठीक है, अभी थोड़ा खट्टा मीठा है जी। शाही लीची है। मीठा हो गया? जी, मीठा हो गया हुआ है। कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर, हाँ, कस्टमर थोड़ा बहुत पकड़ रहा है। लोकल लीची है? लोकल लीची है, अपना बोचा साइड का है। लीची का शुरुआत हो चुका है, गाँठ खाना शुरू कर दिया है। कब से हुआ है? आज नहीं, 3-4 दिन से चल रहा है। लेकिन अभी कम लीची देखने को मिल रहा है। अभी कम इसी वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि बरसात पड़ा नहीं और धूप में सब लीची जल चुका है। इस बार लीची का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा, इससे बढ़ेगा रेट। 20 तारीख तक लग रहा है उम्मीद की मार्केट में आ जाएगा और 20 तारीख तक 19 तारीख तक पूरा लीची हम पूरे मार्केट में भर जाएगा। आ गया मार्केट में? हाँ, आ गया। कैसे बिक रहा है? 200-220 बिक रहा है। मीठा है? मीठा तो है, ये थोड़ा बहुत तो होबे करेगा, फल तो फले जैसा ना रहेगा। लेकिन पानी नहीं हुआ है इसके कारण? इसी कारण हो गया। यही पानी जो कल हुआ है, 1 हफ्ता पहले होता था और मीठापन बढ़ता। ग्राहक आ रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं थोड़ा बहुत, अभी जैसे जैसे जानकारी होगा वैसे वैसे ग्राहक आएंगे। कम लीची देखने को मिल रहा है मार्केट में? आज अभी 2-3 दिन से शुरुआते हैं। 20 तारीख तक उम्मीद है कि लीची हाँ, पूरा रहेगा। इस बार लीची का ज़्यादा फसल नहीं है। अब फसल भी पानी के कारण हाँ, खराब हो गया। कितना बागान में तो लीचिए नहीं है। अब जहाँ 10 गो पेड़ है तहाँ 2 गो पेड़ में लीची है। महंगा होने का कारण ये भी है। हाँ, इस बार सस्ता भी नहीं होगा।
150 रुपये 180 रुपये तो हम लोग वहाँ से लाते हैं, तो हम लोग के भी तो 10-20 बचना चाहिए ना। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आजमीन के लिए मुजफ्फरपुर के बैंक रोड जामा मस्जिद में मंगलवार को एक दिवसीय हज कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने फीता काट कर किया। कैंप में आजमीन का वैक्सीनेशन हुआ और हज के अरकान की जानकारी दी गई। जिला खादी मूल हुजाज कमेटी और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इस कैंप को लगाया, जिसमें जिले भर से हज पर जाने वाले यात्री शामिल हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आजमीन का वैक्सीनेशन किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए। वैक्सीनेशन के समापन के बाद आजमीन को हज के दौरान अदा किए जाने वाले अरकान के बारे में जिला खादी मूल हुजाज कमेटी के एक्सपर्ट ने जानकारी भी दी। की जो तारीख है 16 तारीख है और इस तारीख में तमाम हाजियों को 197 हाजियों को यहाँ पे सुई लगाने का, पोलियो की दवा खिलाने का नज़म किया गया है। तमाम डॉक्टर आए हुए हैं, सीएस आए हुए हैं। तमाम की निगरानी में तमाम लोगों की मेनिंजाइटिस की सुई, पोलियो की दवा और हेल्थ सर्टिफिकेट और इसकी सर्टिफिकेट बना करके उसको दिए जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। हज यात्रियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हज यात्रियों की ट्रेनिंग 11 तारीख को हुई थी इस मस्जिद के अंदर ज़िला खादिमुल हुज्जाज कमेटी की तरफ से। उसमें तमाम हुज्जाज कराम को हज की ट्रेनिंग दी गई थी, तरगीब दी गई थी। बताया गया था कि हज के अरकान कैसे अदा करने हैं और यहाँ से सफ़र करने का तरीका और वहाँ पहुँचकर तमाम अमाल को सही तरीके से करने का अमल बताया गया था। तमाम हुज्जाज कराम उस दिन भी तशरीफ़ लाए थे और आज भी लाए हुए हैं। कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर ज़िला से तकरीबन 200 कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उनका जो दरख्वास्त कबूल हुआ है वो तकरीबन 197 आदमियों का कबूल हुआ है। तो इतने लोग फ़िलहाल जा रहे हैं। कब जाएंगे? शेड्यूल आएगा उसके बाद 21 तारीख से वैसे फ्लाइट ये तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। हज पर जाने वाले जो भी हज यात्री होते हैं उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के साथ साथ 3 तरह का वैक्सीन उनको, इन्फ्लुएंजा जो 65 साल से ऊपर वाले हैं उनको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन और जिनको 6 महीना में नहीं पड़ा है उनको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का वैक्सीन और सबको चाहे जिस उम्र का हो सबको पोलियो का ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। दे करके उन लोगों को यहाँ से जाने का इजाज़त दिया जाता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। उसी का आज मस्जिद में आयोजन था। मुजफ्फरपुर के कन्हौली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय डेंगू एवं जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें इसके निदान समय रहते पहचान और उपचार के साथ जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई। कार्यक्रम में लगभग 65 संभावित सभी का सीबीसी जांच किया गया। मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के कर्मचारी दीपक कुमार, एएनएम सोनी कुमारी, मेनका कुमारी, दीपा भारती, ज्योति कुमारी, अनुपमा कुमारी, भावना कुमारी, आबिद हसन, रोशन कुमार, गौरव कुमार मौजूद रहे। यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली में डेंगू एवं चिकनगुनिया दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के सारे उपाय मरीजों को बताए गए और उससे क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया गया और क्या संभावित जांच हो सकता है वो बताया गया, जो स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। कुछ संभावित मरीजों का जांच भी किया गया। कितने मरीज का यहाँ पे इलाज किया गया? यहाँ पर लगभग 55 से 60 मरीजों को इसके बारे में जानकारी दी गई और लगभग 20 मरीजों को संभावित जिनके अंदर लक्षण हो सकते थे उन सभी के जाँच किया गया। कौन कौन कर्मचारी मौके पर मौजूद थे? यहाँ पे क्लर्क दीपक कुमार, लैब टेक्नीशियन आबिद हसन, एएनएम मेनका कुमारी, ज्योति कुमारी, सोनी कुमारी, भावना कुमारी, रोशन कुमार एवं गौरव कुमार, अन्य स्टाफ मौजूद। आपका संत रविदास महासंघ ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में 9 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। महासंघ ने पुलिस लाइन में बसे विस्थापितों के हटाए जाने पर रोक लगाने और दाखिल खारिज के नाम पर जिले में हो रहे वसूली पर रोक लगाने की भी मांग की। महासंघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि जिले में दाखिल खारिज के नाम पर रैकेट चल रही है, जमीन मालिक से अवैध राशि की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज संत रविदास महासंघ की ओर से 1 दिवसीय 9 सूत्री मांगों के लिए बैठे हैं। जो हमारे मांग है दादर से पुलिस लाइन तक जो स्थापित है उनको विस्थापित न करें
ताकि स्थापित काला के बाद में स्थापित करें, ताकि वह कई पीढ़ी से बैठे हुए हैं जो आज मांझी के नाम पर बैरिया में बना, लेकिन आज तक उनको नाम से आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन एक बार इंदिरा आवास मिला तो उजाड़ने के भी काम न करें। यह हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। जो पेंशन है विधवाओं का जो 500 का महीना मिल रहा है, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उनको 3,000 पेंशन करें और दाखिल खारिज में जो लूट खसोट हो रहा है उन पर अविलंब रोक लगाया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने समरनालय परिषद में बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो रहा है तो इससे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ हो रही चैन छिनतई की घटना पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को सोशल वर्कर वुमेन ऑफ मुजफ्फरपुर की सदस्यों ने एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए एसएसपी का ध्यान आकर्षित की गई। संस्था के फाउंडर बबली कुमारी ने बताया कि शहर में प्रतिदिन महिलाओं के साथ चैन छिनतई की घटना हो रही है। चैन छीनने वाले अपराधी सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिले के 2 थाना क्षेत्र सदर और अहियापुर में काफी आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों की महिलाओं में भय का माहौल कायम है। मौके पर पल्लवी दत्ता, सविता गुप्ता सहित संस्था की कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज शहर में जो बढ़ते हुए अपराध हो रही हैं, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चैन हो, मोबाइल हो, जो आए दिन छिनतई होते रहे हैं सबसे, तो इसीलिए उसी के बचाव में कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो सेफ़ रहें, और भी जितनी महिलाएं हैं वो सब सेफ़ रहें, उनके सिक्योरिटी के लिए आज एसएसपी से हम लोग मिलने आए हैं, ताकि हम लोग की सुरक्षा के लिए ये शहर में कुछ पहल करें, कदम उठाएं, पुख्ता कदम उठाएं, ताकि हम लोग सुरक्षित होकर रोड पे चल सके। अभी कितना सुरक्षित उसको महसूस करती है जब बाजारों में निकलते हैं? अभी बहुत हद तक महसूस नहीं करते हैं। थोड़ा डर बना हुआ रहता है कि जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए अचानक से, तो एक डर लेके चलते हैं रोड पे हम लोग। एसएसपी से मिलने का ये कारण था कि अभी जो हम लोग निकलते हैं बाहर तो एक डर सा बना रहता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इस कारण हम लोग ज्वेलरी पहनना तक बंद किए कि भाई निकलो कुछ हो जाए, कहीं से भी हम लोग सेफ़ नहीं है, ना लड़कियां सेफ़ है ना हम लोग सेफ़ हैं। इसलिए हम अपने सोशल वर्कर की तरफ से आज एसएसपी से मिले और उनको सारी बात बताए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया कि हम करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों का बात सुना और कदम भी उठाने के लिए बोले हैं। ऐसे तो सर से मिले तो सर बोले कि व्यवस्था होगी, अच्छी से ही व्यवस्था होगी। व्यवस्था तो हो ही रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि औरत लोग चाहे जो भी लेडीज़ निकले, घर से निकले, कि उनको लगे कि हम सुकून से निकल रहे हैं, अच्छे से निकल रहे हैं। और क्या, विश्वविख्यात मुजफ्फरपुर की शाही लीची को देश के विभिन्न हिस्सों तक जल्द पहुंचाने और इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर मंगलवार को आयोजित बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि लीची वाहनों को नो पार्किंग जोन में घुसने पर पुलिस नहीं रोकेगी। उन्होंने बताया कि लीची को सुरक्षित रखने के लिए 6 वेयर हाउस लगाए गए हैं जो फंक्शनल है। उन्होंने बताया कि शाही लीची के सफल और ससमय ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बैठक में लीची उत्पादक संघ, किसान और व्यापारियों के कई अधिकारी मौजूद रहे। लीची टास्क फोर्स में आज बैठक की गई। जो भी इशूज़ जो लीची ग्रोवर्स के हैं और विभाग से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं उनको सॉल्व किया गया है। और ये अच्छी बात है कि इस बार हम लोग के 6 पैक हाउसेज इस सीज़न में काम करेंगे, तो उससे हम लोग को लीची की ग्रेडिंग सॉर्टिंग में भी मदद मिलेगी और उससे बाहर भी और यहाँ के मार्केट में भी लीची को बेहतर दाम मिलेगा। इसके साथ ही एक और समस्या आ रही थी कि जो लीची लेकर के आने वाली पिकअप वैन हैं उनको नो एंट्री में समस्या होती है, जिस कारण से लीची रेलवे स्टेशन से भेजने में दिक्कत आ रही है। तो पिछली बार भी हम लोगों ने नियम लगाया था कि लीची के सीज़न में जो भी पिकअप वैन लीची ले करके आ रही हैं उनको नो एंट्री से छूट रहेगी उनकी पिकअप्स को, जब वो लीची लेकर के आ रही होंगी। तो इस बार भी हम लोग वही करेंगे। इस संबंध में एसएसपी महोदय से पत्राचार पिछली बार भी किया गया, तो इस बार भी हम लोग करके इसको सुनिश्चित कराएंगे कि जो गाड़ियाँ लीची लेकर के पिकअप वैन आ रही हैं उनको कोई समस्या ना हो। और ये मीटिंग्स लगातार और ये कंसल्टेशन चलता रहेगा। जो भी इशूज़ आ रहे हैं लीची के किसानों के लिए वो निश्चित रूप से सॉल्व किए जाएंगे। और इस बार भी हम लोग पिछली बार की तरह मुजफ्फरपुर की जो लीची है उसका स्वाद बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर के डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने जिले के सभी पीएससी प्रभारी और प्रखंड अधिकारियों के साथ मंगलवार को ऑनलाइन बैठक की। इसमें उन्होंने सभी प्रभारी को दवा खरीदने का निर्देश दिया।
डीडीसी ने कहा कि एईएस को लेकर जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीमारी से बचाव को लेकर जो भी प्रशिक्षण दिया जाना है उसमें सभी विभाग के लोग शामिल होंगे। मौके पर सीएस डॉक्टर यूसी शर्मा, डॉक्टर सतीश कुमार, केयर इंडिया के मुकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। एईएस की जिला स्तरीय टास्क फोर्स है उसकी बैठक की गई और साथ ही साथ आज सारे ब्लॉक्स में भी जो ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है उसकी बैठक 3 बजे से 4 बजे तक आहूत की गई और 4 बजे से जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है। सभी जगहों पर जो जन जागरूकता को लेकर के और चिकित्सीय प्रबंधन को लेकर के सारे रिव्यू किए गए हैं। सभी जितने भी हमारे अस्पताल है वहाँ पर बेड्स और जो वांछित दवाएं हैं उनकी 100% उपलब्धता है और जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हम लोग इस चीज़ को लेकर के सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं कि लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुँचे इस बात की जानकारी कि किस प्रकार से एईएस को रोका जाए और यदि कोई बच्चा बीमार हो भी जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है वो भी हम लोगों ने डिफ़ाइन कर रखा है। तुरंत से तुरंत उसको लेकर के अस्पताल ले आना है। सारे जो भी जितने भी विभाग हैं सरकार के वो इस दिशा में एक कंसर्टेड एफर्ट, एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कि हम लोग हर बार की तरह इस बार भी एईएस से अच्छे से लड़ें और एक भी बच्चा उससे प्रभावित होकर किसी अनहोनी घटना का शिकार ना हो। भारतीय गरीब राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सहनी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के डीएम को आवेदन देकर शहरी क्षेत्र में लगे स्मार्ट मीटर की जांच पड़ताल कर बिल सुधारने की मांग की। उनका कहना है कि शहर में जब से बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाया गया है तभी से सब परेशान है। अब उन्हें पहले से 4 गुना अधिक बिजली बिल देना पड़ रहा है, जबकि उपभोक्ता पहले की तरह ही बिजली खपत कर रहे हैं। दीपक सहनी ने कहा कि जो लोग प्रीपेड मीटर नहीं लगाते हैं उन्हें डरा धमका कर जबरन प्रीपेड मीटर लगा दी जाती है। आज हम लोगों ने ये अपने मुजफ्फरपुर ज़िला में, जो आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि फरवरी महीना में बिहार में, पूरे भारत में प्रथम बार अपने बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर ज़िले से स्मार्ट मीटर का लगना फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। आपको जानकारी में दे दें, जब से यह बिहार में प्रथम ज़िला है, बिहार में इंडिया में प्रथम राज्य, अब बिहार का प्रथम ज़िला मुजफ्फरपुर है जहाँ से स्मार्ट मीटर का प्रयोग शुरू किया गया, ताकि ये सक्सेस होगा तो पूरे बिहार में इसको लगाई जाएगी। अभी मुजफ्फरपुर के अलावा और कहीं नहीं लग रही है और ये जब से फरवरी 2023 से जब से यह स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है, आज 90% घरों में स्मार्ट मीटर लग चुकी है। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक आवेदन दिया है, एक शिकायती पत्र दिया है भारतीय गरीब राज्य पार्टी के तरफ से। एक विचार हुआ कि यह एक बहुत ही मामला जो है अराजकता की स्थिति शहर में कायम हो गई है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिजली विभाग को सॉर्ट आउट करने के लिए माननीय एसडीओ और माननीय डीएसपी पुलिस नगर दोनों का टीम बनाई गई है कि इतना अराजक स्थिति है कि आज प्रशासन को ये 2 विशेष आदमी को टीम बनाने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके चलते हम माननीय जिलाधिकारी को कि 100 रुपये की जगह पर 300 रुपये का बिल आ रहा है और बहुत घर में ऐसी शिकायत है कि रिचार्ज आपने कराया और 5 घंटा के बाद उसका पूरा ये शॉर्ट आउट हो गया और बिजली बंद हो गई। ऐसे हजारों मामला आ चुके हैं। अगर इसको अविलंब नहीं सुधारा गया तो शहर में इंडिफिशियल विभाग एवं शहर के नागरिकों के बीच किसी समय खूनी संघर्ष हो सकता है। इसलिए हमने माननीय जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया है कि आप अपने स्तर से एक नोडल टीम गठित कीजिए। नोडल टीम गठित करने के बाद अगर फेल्योर व्यवस्था है तो इसको बंद करके पुनः पुराने व्यवस्था पर को तब तक कि ये इसमें सुधार न हो जाए। आप देखे होंगे कि अभी तुरंत जब हंगामा हुआ, इस बात का प्रचारक है कि क्यों गड़बड़ी हो रही थी। इस बार आप तो देखें हंगामा हुआ तो जब पब्लिक जुटी तो रिचार्ज मीटर में पैसे को वापस करवाई। इसका क्या मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जनता का पूरा से चोरी नहीं डकैती कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक ज्ञापन दिया है। अगर ये सॉर्ट आउट अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय 15 दिनों के अंदर, ये चूँकि व्यवस्था थोड़ा सा बड़ी है इसलिए हमने 15 दिनों का समय सर को दिया है। अगर वो सॉर्ट आउट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर से भारतीय गरीब राज्य एक क्रमवार राजनीतिक आंदोलन चाहे जब तक। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जल्द ही उत्तर बिहार की धरती मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम हो सकता है। इसे लेकर मंगलवार को बागेश्वर सरकार की कोर कमेटी ने जिले के गढ़ा मैदान और पताही हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमेटी के सदस्यों के साथ मुजफ्फरपुर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता भी मौजूद रहे।
कमेटी के सदस्यों ने कहा कि बाबा गरीबनाथ की धरती पर बागेश्वर सरकार का विभिन्न कार्यक्रम कराने की लोगों की सोच है। इसे लेकर स्थल का निरीक्षण करने सहित सभी लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंतिम तक बाबा का कार्यक्रम बन सके। कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से मुजफ्फरपुर सहित पूरा बिहार भगवामय हो गया है। राम सीता की धरती पर वे जरूर आएंगे। भूमि बिहार में आए हुए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के परम पूजनीय स्वामी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पटना में आयोजित कार्यक्रम चल रहा है, वही आज उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ उनके भाई और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े भाई पूजनीय नितिन चौबे जी, उन लोगों ने आज उन लोग का बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर आज उनका आगमन हुआ है। वो लोग आज उस मुजफ्फरपुर की धरती को भी निरीक्षण करने के लिए आए हैं। संभवतः इस वर्ष के अंत तक यहाँ पे भी बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगेगा। साथ ही साथ परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कार्यक्रम किया जाएगा और वो भागवत कथा, हनुमान कथा इत्यादि का भी आयोजन करना है। साथ ही साथ आज हम लोग पूरी टीम उनके स्वागत को, उनकी अगुवाई में हम लोग लगे हुए थे सुबह से और उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। 2 जगह निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें पताई एयरपोर्ट का और एक पताई एयरपोर्ट गोल्डन के पास भी एक निजी जमीन में भी वहाँ पे भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ पटियासा के आसपास में भी जमीन का निरीक्षण किया गया है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द बाबा का समय मिल जाएगा और हम सभी के बीच बाबा होंगे। पूरे मुजफ्फरपुर की जनता के सेवा में बाबा रहेंगे और पूरी माँ सीता की धरती पर राम पधारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा बिहार भक्तमय हो गया है, राममय हो गया है और भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता भारत को। भारत माता की जय श्री राम। गुरु जी का अभी तो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ के जो आए हैं सब लोग आए हैं, उनके भक्त लोग आए हैं, उनका आग्रह है कि गुरुदेव वहाँ भी कार्यक्रम करें। तो व्यवस्थाएँ देखने आया था, विजिट करने आया था। तो 2024 में तो अभी डेट खाली नहीं है, अगर होगा तो लास्ट तक अपन कोई प्रोग्राम बनाएंगे। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। स्थल निरीक्षण कहाँ किया गया है? 2 जगह कराया गया, एक तो एयरपोर्ट के पास में जमीन है वहाँ पे और एक और हाईवे पे कराया गया। तो 2 जगह में से जो भी फाइनल करेंगे, तो अभी मैंने फाइनल नहीं किया, अभी औपचारिक निरीक्षण किया। आगमन उनका लगभग तय है। अभी 23 में तो नहीं है, क्योंकि डेट अभी नहीं है। 24 में होगा तो लास्ट में होगा, अभी तो नहीं है। अच्छा, परिचय सर बैठिए सर। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री के चरण सेवक हूँ और आने वाले कार्यक्रम जो कार्यक्रम होते हैं व्यवस्थाएं देखता हूँ कि आगे की आज्ञा का पालन। मुजफ्फरपुर की धरती पे बाबा आएंगे तो लोगों को यहाँ बाबा का दर्शन मिलेगी। बिल्कुल, बिहार में पहली बार पधारे तो अब आना ही हो जाएगा। पूरा बिहार राममय होने वाला है। राममय क्या प्रस्तावित कब तक है क्या उनके कार्यक्रम का? डेट की स्मृति नहीं किया जाएगा, जगह को निरीक्षण किया गया है और बालाजी की कृपा होगी तो बहुत जल्द आप लोग को तिथि भी बताया जाएगा। इसलिए हम लोग सनातन धर्म को प्रचार को लेकर चल रहे हैं और महाराज जी का एक उद्देश्य है सभी हिंदू राष्ट्र को, इसलिए हम लोग को मिलकर सभी को एक सहयोग देना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बोले जय श्री राम। जिस तरह से कुछ विपक्षी पार्टियां जो है बाबा को लेके जो है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्म है। कितने जगह का स्थल निरीक्षण किया गया है बाबा? अभी 2 जगह का निरीक्षण किया गया है। क्या प्रस्तावित कब तक बाबा यहाँ मुजफ्फरपुर पधारेंगे? देखिए, कोशिश तो रहेगा बहुत जल्द में उनका आगमन हो, हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आए और पूरा राममय हमारा क्षेत्र हो जाए। और इसलिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। जगह का निरीक्षण हो गया है, बहुत जल्द बताया जाएगा। बस बालाजी की जब कृपा हो जाएगी स्थिति सुरक्षित हो। सीता मैया की धरती है, क्या बाबा जी फाइनल आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हवाई अड्डे पे आएंगे। हवाई अड्डे रामकथा की तैयारी के लिए मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर स्थित व्याख्यान मेमोरियल में सेवा समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से राजू रंजन को कथा का संयोजक, सह संयोजक राकेश पटेल, मीडिया प्रभारी रंजन कुमार ओझा को बनाया गया। कथा के सह संयोजक राकेश पटेल ने बताया कि कथा का आयोजन 2 जून से 9 जून तक होगा और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कथा का समय शाम 5 से 8 बजे तक रहेगा। कथा वाचन जगन्नाथपुरी के संत मनीष माधव जी महाराज करेंगे। व्याख्या मेमोरियल स्कूल में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो 2 जून से 10 जून संध्या 5 बजे से 8 बजे तक चलेगा। भागवत कथा तो
शहर में काफ़ी होता है, बहुत जगह होता है, रामकथा काफ़ी कम है। और एक सेवा समिति चलता है जिसका भी इसमें सहयोग है। और हम उम्मीद करते हैं कि रामकथा से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, आप लोगों का भी सहयोग होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से, जन समुदाय से, सभी लोगों से आशा करते हैं कि यह जग सफल हो। राम कथा के आयोजन को लेकर आज हमारे व्याख्या मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में हम लोगों की बैठक हुई है। इसमें संघ का जो विंग है, सेवा समिति समन्वय, सेवा समन्वय समिति के तत्वाधान में श्री राम कथा के आयोजन को लेकर आज बैठक आयोजित की गई है। काफ़ी दिनों से समाज में यह मांग हो रही थी कि राम कथा का आयोजन हो, जिसमें समाज में सामंजस्य बैठे, लोगों के प्रति जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति जो लोगों को आस्था है, उसको हमारे कथा के कथावाचक श्री मनीष माधव जी के मुख से यहाँ कथा का आयोजन होगा, जिसका श्रवण लोग करेंगे और समाज में अच्छे से अच्छे कैसे व्यवस्था हो, इसके विषय में भी वो श्री मनीष माधव जी जो संत के पुरी के संत हैं, जगन्नाथपुरी के संत है, उन्हीं का मार्गदर्शन यहाँ होगा, उन्हीं का कथा का श्रवण होगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसके निमित्त आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें हमें समिति के रंजन ओझा जी है, धर्मेंद्र जी है, श्री राजू रंजन सर हैं और ये लोग भी हैं, सब लोग समिति के लोग हैं। और हमारे जूही प्रीतम जी है जो पिछले बार भी हम लोग को काफ़ी सहयोग किए थे, ये लोग भी है उपस्थित है। इसकी कितने दिवसीय? ये 10 दिवसीय प्रोग्राम है। ये 10 दिवसीय 9 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा हमारा 2 तारीख से आरंभ है। 2 तारीख को यहाँ 1 तारीख को कलश यात्रा होगा, 2 तारीख से कथा का आरंभ होगा। जो कथा का समय 5 बजे से रात्रि 3 बजे तक है, 8 बजे तक है, 5 से 8 बजे तक का यह कार्यक्रम है। और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आने की सूचना अभी से ही प्राप्त हो रही है, जिसको भीड़ को देखते हुए हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ 22 वॉलंटियर का इंतजाम किए हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में तीसरे बिहार राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दूसरे राज्य से सभी यूनियन के लीडर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सचिव साईं बाबू ने की। इस अवसर पर यूनियन के कार्यपालकों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय सदस्य गंगा प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के हित में कानून नहीं बना रही है, सरकार लेबर एक्ट को खत्म करना चाहती है। भाजपा सरकार गरीब मजदूरों को छोड़कर पूंजीपतियों की मदद कर रही है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर यूनियन के प्रदेश महामंत्री गणेश शंकर सिंह, राज्य कमेटी सदस्य संजय चटर्जी, राज्य अध्यक्ष सुंदेश्वर सहनी, राज्य मंत्री नाथुन जमादार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज जो तीसरा अपने निर्माण कामगार मजदूर यूनियन का जो तीसरा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में हमने पंजाब से चल कर के आया हूँ और सभी अपने बिहार के साथियों को दर्शन किया और संबोधित भी किया। जो अपने 1996 की एक्ट कानून बनी हुई है, अमल में सेंटर सरकार, मोदी सरकार अमल में लागू नहीं कर रही है। इस लागू ना करने के कारण तमाम बख-बख स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में काम करने वाले मज़दूरों के ऊपर किसी किस्म की दुर्घटना हो जाता है। उस दुर्घटना में जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए करके हम लोगों ने ये तीसरा सम्मेलन में ये फैसला कर रहा हूँ कि सेंटर सरकार के खिलाफ तीखी संघर्ष करेंगे। वो अपने निर्माण कामगार यूनियन की ओर से, CWFI की ओर से, और जो अमल में वो कानून जिसमें है लागू करवाने का काम करेंगे। यही हमने कहना चाहता हूँ। और एक बात जैसे ज़रूर हम कहना चाहता हूँ कि ये जो धरती है ये अपने बलिदानियों का है, कुर्बानी देने वाले साथियों की है, और ये कुर्बानी दे कर के देश को आज़ाद कराया। और निर्माण मजदूरों की जो 1996 के कानून है, कुर्बानी दे कर करके लागू करवाया है। किसी किस्म की मोदी सरकार, सेंटर सरकार या बिहार सरकार अगर लापरवाही करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार राज्य निर्माण मजदूर तीसरा सम्मेलन को CWFI केंद्र कमेटी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा भारत में कृषि क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है
कृषि क्षेत्र के बाद निर्माण क्षेत्र में 8 करोड़ मजदूर काम कर रहा है। 75 साल का आज़ादी हुआ, अमृत महोत्सव काल है, वो निर्माण मजदूर को काम करने का न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कार्यस्थल में बहुत दुस्थिति है, जीवन यापना भी बहुत दुस्थिति है। वो निर्माण मजदूर को अधिकारों के केंद्र सरकार बीजेपी सरकार हमला चल रहा, इसीलिए 29 श्रम कानून को 4 लेबर कोड बनाया। ये 4 लेबर कोड में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक्ट 1996 है, वो इंटर माइग्रेंट स्टेट वर्कर्स का 1979 एक्ट है। उसी एक्ट में निर्माण मजदूर को बहुत सुविधा है, वेलफेयर बोर्ड के लिए रक्षा है। इस पूरा करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा राज्य सम्मेलन में CWF में एक डिसीजन ले लिया, आने वाले दिन में हमारा कानून को बचाने के लिए, वो मोदी सरकार को हटाने के लिए हम कोशिश करेगा। वो बीजेपी सरकार एक कारपोरेटिव के मदद कर रहा है, वो दूसरा तरफ से सांप्रदायिकता के लिए के जनता को बांट करने के वो बहुत शोषण कर रहा है। हम सामाजिक विमुक्ति के लिए CITU एप्लीकेशन यूनियन CITU काम कर रहा है, इसीलिए आने वाले दिन में बिहार राज्य में पूरा जिले में हमारा संगठन को मजबूत करने के ये सम्मेलन में डिसीजन ले रहा हूँ। यूनियन का हमारा राज्य सम्मेलन चल रहा है। हमारे 2 राष्ट्रीय नेता अपनी बातों को संबोधित आपके बीच किया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर हमारे निर्माण कामगार यूनियन और ट्रांसपोर्ट की यूनियन के ताकत में भारी इजाफा हुआ है। इस ताकत का इस्तेमाल हम पूरे बिहार के फैलाव में करेंगे। हमारी योजना है कि किसानों के, मजदूरों के, छात्रों, नौजवानों और महिलाओं को साथ लेके CITU अपनी नेतृत्वकारी भूमिका अदा इस तरीके से करें कि मोदी सरकार की हुकूमत का एक भारी जवाब बन सके। और उसी कोशिश में हम लोग मई और जून के महीने में कैंपेन का काम करेंगे, अनरीच को रीच करने का काम करेंगे और 9 अगस्त को हर राज्य के मुख्यालय पर एक बड़ा जमावड़ा करके अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा के तर्ज पर मोदी भारत खाली करो, किसान मजदूर की एकता अब इतनी मजबूत हो गई कि दिल्ली के तर्ज पर हमारी हुकूमत होगी। ये बोलने के लिए हम लड़ाई को तीव्र करेंगे। हमको भरोसा है कि इन कामों में निर्माण कामगार यूनियन के नए नेतृत्व अपनी मजबूत भूमिका अदा करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता तपन कुमार डे के निधन पर मंगलवार को पार्टी के नगर परिषद की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तपन कुमार डे पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला परिषद सदस्य के रूप में 1975 से लगातार गरीब मजदूरों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए अनेकों बार जेल गए। उनके निवास स्थान से पार्टी के नगर परिषद के नेतृत्व में शव यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह, जिला मंत्री रामकिशोर झा, नगर मंत्री रंजन महतो, राज्य पार्टी सदस्य शंभू शरण ठाकुर सहित पार्टी के सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रिजुवेनेशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि
मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।